जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं, उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है, वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम तमाम उन विपक्षी पार्टियों से करेंगे जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके ही खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठा दी जाती है। ये बार बार ईडी सीबीआई की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस देश में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में मौजूदगी पेश करते हुए यहाँ पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबा दिया जाएगा और उस आवाज को इस तरह से दबाया जाएगा कि आप फिर से उठ नहीं पाएंगे। जिस तरह से आप उदाहरण यहाँ पर दिल्ली में देख सकते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अपनी मजबूती पेश कर रही है, उनके कुछ मंत्रियों पर शिकंजा कसा जाता है। ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है जिसमें मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन पर कार्यवाही बिठाते हुए नए शराब घोटाले के मामले में उन्हें फंसाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर तमाम सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वाले इस चक्रव्यूह में यहाँ पर मनीष सिसोदिया को फंसाया जाता है। यहाँ पर चार्जशीट दाखिल की जाती है, ईडी सीबीआई के जरिए कई सबूत पेश किए जाते हैं जिसको यहाँ झुटलाते हुए आम आदमी पार्टी तो नजर आती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि रेवड़ी कब तक बांटोगे, कहीं ना कहीं तो शिकंजे में आओगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की चर्चा की जाए तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। वैसे में अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल से अलग हटकर चला जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। मानहानि के केस दर्ज के दौरान यहाँ पर 2 साल की सजा सुनाते हुए संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ भी कई कार्यवाही बिठाई जाती हैं। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तमाम लोगों को लेकर भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस इतना दबदबा रखती है कि यहाँ पर अपने आप को बचाने में कामयाब तो सिद्ध हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिकंजे को बार बार कसते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो तमाम विपक्षी दलों पर तो शिकंजा है। यहाँ आप बिहार में चले जाइए, तेजस्वी और लालू परिवार पर भी शिकंजा है, नीतीश कुमार पर भी है, पश्चिम बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी पर भी है। आप कहां कहां जाएंगे, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों द्वारा ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगातार करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह अब यहाँ पर पवन खेड़ा की बात की जाए जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ रूप में माने जाते हैं और सबसे मजबूती के साथ पेश होते हैं। अब उसी पवन खेड़ा को लेकर कई कयास शुरू हो चुके हैं कि क्या पवन खेड़ा के खुलासे से क्या यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही उनके खिलाफ बिठाई जाएगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद यहाँ पर पुलवामा हमला हो, पुंछ हमला हो, यहाँ पर सत्यपाल मलिक के बाद पवन खेड़ा एकमात्र ऐसे शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को सामने रखते हुए नजर आए हैं। कितने जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत पे जो राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे और जवानों को सुरक्षा ना देना, इस मुद्दे को उठाते हुए पवन खेड़ा ने कई सबूत दिखाए। सबूत दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आते हैं और ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि न जाने कब किसके खिलाफ यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठा दी जाए। अब ऐसे में पवन खेड़ा को लेकर भी यही कयास शुरू हो चुके हैं। पहले पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए जिसके जरिए यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जवानों के तहत किस तरीके से झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। पुंछ आतंकी हमले पर एक शब्द इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला। यह खामोशी बहुत कुछ बताती है। यह खामोशी बताती है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। यह खामोशी यह भी बताती है कि पिछले 8-9 साल से बार बार हमें और आपको यह बोला जाता है कि आतंकी हमले नहीं होते अब मोदी जी के आने के बाद,
दरअसल सच्चाई यह है कि आतंकी हमले न केवल हो रहे हैं, हमारे सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, हमारे जवानों पर हो रहे हैं। हां, फर्क बस इतना है कि आतंकी हमलों पर चर्चा होनी बंद हो गई। लगाम आतंकी हमलों पर नहीं लगी, लगाम लगी है आपकी और मेरी जुबान पर, लगाम लगी है चर्चा पर, लगाम लगी है कि इस पर कोई बातचीत न हो, सरकार को कोई कटघरे में मत खड़ा करे, कोई इस पर डिबेट्स नहीं हो प्राइम टाइम पे। ये एक फर्क जरूर हमने पिछले 8-9 सालों में देखा है। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, लांस नायक देबाशीष, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह, इन सब का बलिदान 7 दिन पहले भाटा धुरियान जंगल क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पड़ता है, वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला और जो बुलेट्स इस्तेमाल की गई वो बुलेट्स ऐसी हैं जो स्टील की बनी हुई हैं और वो ट्रक की बॉडी पर एकदम उसको भेद देती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। कल जैश ए मोहम्मद के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने सेना के ट्रक पर जो हमला हुआ उसकी बॉडी कैमरा द्वारा जो शूटिंग की गई थी वो तस्वीर सोशल मीडिया पर कल जारी की गई। पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने वायरल तस्वीरों के साथ एक टेक्स्ट भी लिखा जिसमें दावा किया कि ट्रक के चालक को गोलियों की पहले राउंड्स में ही खत्म कर दिया था, मार दिया गया था। अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नेटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पेनिट्रेटिव एंड रिकोशेटिंग स्टील कोर गोलियां ये तालिबान से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पास पहुंची। ये विश्व स्तरीय रिपोर्ट्स हैं इसके विषय में कि कैसे बख्तरबंद ढाल को ये भेद देती हैं और ये गोलियां अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नेटो ने इस्तेमाल की थी। अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ, तालिबान अब अफगानिस्तान पे काबिज है और ये हथियार जो उस वक्त वहां इस्तेमाल होते थे अब वो इस तरह के संगठनों के पास आ गए हैं। बड़ी गंभीर रिपोर्ट है ये। एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉर अफगानिस्तान सिगार की नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी को आई थी जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए पकड़े गए हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है और वो अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे वो सामान बिक रहा है, हथियार बिक रहे हैं, बुलेट्स बिक रही हैं और वो कहां इस्तेमाल हो रही हैं? हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार उपयोग में लाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका निर्मित पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, दूरबीन, नाइट विजन गॉगल्स सहित अमेरिका निर्मित उपकरण अफगान बंदूक डीलर, गन डीलर्स के पास पहुंच चुके हैं और वहां से वो बिक रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों के पास। अब इसमें हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी पिछली विदेश नीतियां थी उसमें जो रुख था तालिबान के प्रति वो रुख मोदी सरकार ने बदला है और तालिबान के साथ न केवल बातचीत शुरू की है, 2023 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की है। दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों ने तालिबान के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां उनको वापस से कैसे रिवाइव किया जाए, उनको फिर से नवीनीकरण कैसे किया जाए उसका आह्वान भी किया। और न्यू काबुल टाउन में निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। वीजा मुद्दे और छात्रवृत्ति को भी इन्होंने उस बैठक में उठाया था भारत सरकार ने। तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं, जनवरी 2023 बम धमाकों की 2 अलग अलग घटनाओं में घंगरी गांव में आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हुई थी। यह बमों की योजना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रयास के लिए बनाई गई थी।
अगस्त 2022 दरहल इलाके के परगल गांव में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान तो शहीद हुए थे और 2 अन्य घायल हुए। इसमें भी यही कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया गया था। अक्टूबर 2021 में 3 सप्ताह से अधिक समय तक जारी एक तलाशी अभियान के दौरान वन क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर आतंकियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ों में 9 सैनिक शहीद हुए थे। अगस्त 2021 में राजौरी में एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ, एक नाबालिग लड़के की मौत हुई और अन्य कई घायल हुए। तो लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर बढ़ रहे हैं, आम नागरिकों पर बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो आपके सामने रोज हम हर दूसरे दिन साझा करते ही हैं। पुंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? एक तरफ तो सरकार चुप है, दूसरी तरफ कपड़े बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर फूहड़ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री सुनाई देते हैं। एक तथाकथित चैनल में एक तथाकथित पत्रकार के वहां एक तथाकथित प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, देखकर लगता नहीं है कि वो नेता है। सीआरपीएफ कैंप, आर्मी कैंप, वायुसेना स्टेशन, सैन्य स्टेशन पे लगातार पुलवामा, पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा, सुंजवान सेना शिविर, सैकड़ों जानें हम लोगों ने गंवाई हैं पिछले 8 साल में, और प्रधानमंत्री चुप हैं। कोई इन 5 जवानों की अंत्येष्टि पर आपको मंत्री नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि देश में चुनाव, बड़े स्तर पे लोकसभा चुनाव नहीं है, इसलिए। यह देखते हुए कि पुंछ का तालिबान से सीधा सीधा संबंध है, क्या मोदी सरकार के लिए तालिबान के साथ अपनी कूटनीतिक पहल और जुड़ाव करना उचित है? क्या ये सही है कि अभी ये कूटनीतिक संबंध हमारे देश के तालिबान के साथ बने? क्या ये सवाल तालिबान से उठाए जाएंगे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 1249 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 350 नागरिक मारे गए और 569 जवान शहीद हुए हैं। सिर्फ इस रिपोर्ट में एक जगह को लेकर बताया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से जवान शहीद होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देती हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। हमारे देश की सुरक्षा जिनके हाथों में, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी साधे हुए है, और जब यहाँ पर पाकिस्तान से लड़ाई करने की बात आती है तो अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री की वजह से हमारे देश में जो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, उनकी ही सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल खड़े करते हैं। तो वैसे में ईडी सीबीआई की कार्यवाही कब किसके खिलाफ हो जाए, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी मुद्दा उठकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसे मोदी सरनेम वाले मामले में यहाँ पर राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, जिसके तहत अभी भी गुजरात हाईकोर्ट में यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहाँ पर पवन खेड़ा के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई बिठाई जाएगी? पवन खेड़ा क्या अब गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है, राजनीति में उनके लिए सिर्फ एकमात्र काम यही बच गया है। तब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।